एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं वहां पर एमसी को कोई पीछे से आवाज देता है। वहां पर एक बंदा खड़ा होता है। वो कहता है ये तो कोइंसिडेंस है, ये तो सच्ची में तुम ही हो। मैं अभी भी तुमको यहाँ पर देखकर यकीन नहीं कर पा रहा। हम दोनों कितने सालों के बाद मिले हैं। एमसी उसे देखकर कहता है, अरे तुम जूफे ही हो ना, बहुत वक्त हो चुका है मैंने तुम्हें देखे हुए, तुम कैसे हो। जूफे काफी क्यूरियस होकर कहता है, तुम अभी भी बदले नहीं हो। मुझे अभी भी याद है कि तुम्हारे परिवार की हालत काफी खराब होती थी, इस वजह से तुम पुराने कपड़े वही फटीचर कंडीशन में पहना करते थे। तभी हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम जूफे है, वो 23 ईयर्स का है। वो जूनियर हाई स्कूल का क्लासमेट था एमसी का। वो अभी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। एमसी उसकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस होकर कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो। वो अपने मन में सोचता है, मुझे जहां तक याद है जूफे एक स्मॉल बिजनेस चलाता था, लेकिन कुछ सालों के बाद वो बिजनेस बंद हो चुका था। फिर प्रेजेंट टाइम में जूफे जरा हंसते हुए कहता है, मेरा स्मॉल बिजनेस है और मैं यहाँ पर अपने लिए घर खरीदने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ पर अपने लिए घर देखने आए हो क्या। अब तुम ये मत कहना कि तुम यहाँ पर एक स्मॉल अपार्टमेंट लेने के लिए आए हो, ये बहुत ज्यादा शेमफुल की बात हो जाएगी। ये सुनकर उसके पास उस डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक औरत आती है। वो वर्कर उसे मक्खन लगाते हुए कहती है, मिस्टर जू, जो घर होता है वो एक इंसान के स्टेटस को दिखाया जाता है। छोटे घर में रहना और एक विला में रहना जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे कि आप बॉस जू हो, सारे अलग अलग यंग टैलेंट होते हैं। ये सुनते ही वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास तो बस कुछ थोड़े से पैसे थे जो ऐसे ही पड़े हुए थे, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं एक नया घर खरीद लूं। फिर वो अपनी घड़ी को देखकर कहता है, अरे यानू, मुझे अभी जाना पड़ेगा, अभी मेरा एक बिजनेस का काम आ गया है। तो तुम बिजी नहीं हो ना, क्या मैं तुरंत घर फाइनल कर लेता हूँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एमसी स्माइल करते हुए कहता है, जरूर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहले जाकर घर चॉइस कर लो, तुम्हें अपने बिजनेस काम पर लेट नहीं होना चाहिए। ये सुनकर पीछे से मेंग्या और चिढ़कर कहती है, ये तो ज्यादा बुली कर रहा है। तभी वो औरत जूफई को घर दिखाने के लिए लेकर जाती है। वो कहती है, मिस्टर जू, क्या आप हमारे बुटीक हाउसेस को देखना चाहेंगे। यहाँ का बढ़िया एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छा लोकेशन भी है। पीछे से उन दोनों को देखते हुए एमसी सीरियस होकर कहता है, मेंग्या, मैं एक फोन करने जा रहा हूं, तुम यहां पर रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूं। वो पीछे घूमकर चला जाता है। जाते हुए अपने मन में कहता है, कुछ डॉग्स को सबक सिखाना होगा, ये लोग मुझे अभी भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। फिर जूफई अपने हाथ में अपना कार्ड उस औरत को देते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है इन फालतू चीजों के लिए, जल्दी करो, ये लो और इससे पेमेंट कर दो। ये देखकर वो औरत काफी खुश हो जाती है। वो कहती है, ओ माय गॉड सर, ये सूट तो 2 मिलियन का है, तो क्या आप इसे अभी लेना चाहते हैं। वो अपने मन में सोचती है, ये तो काफी अच्छा हुआ, इससे मुझे कई $1000 का कमीशन मिल जाएगा, बस फाइनलाइजिंग ऑर्डर करना है। जूफी एक सीरियस लुक के साथ उस औरत की तरफ देखकर कहता है, हाँ मुझे अभी चाहिए, और कोई सवाल है। फिर वो अपने मन में सोचता है, यानमू, तू हमेशा मुझसे अच्छे मार्क्स और लड़कियों के बीच भी ज्यादा पॉपुलर था, इसलिए मुझे अभी मौका मिला है उसे नीचा दिखाने का। अब देखता हूं वो अब क्या करेगा। इतना कहते ही वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां पर उसे एमसी कहीं पर दिखाई नहीं देता। वो तुरंत उस जगह जाकर मेंग्याओ से कहता है, यानमू कहाँ पे चला गया है। क्या वो मुझसे हार जाएगा उस वजह से यहां से भाग गया। क्या वो हमेशा ऐसा ही करता रहता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो कहता है, मुझे तो यहां पर एक घर खरीदना था, तो मैं यहां से क्यों भाग जाऊं। वो सुनकर जूफई तुरंत उस आवाज की तरफ देखता है। वहां पर एमसी खड़ा रहता है। वो कहता है, मुझे बस कुछ काम था, इसलिए मैं यहां से चला गया था। क्या हुआ, क्या मेरी वजह से तुम्हें यहां पर इंतजार करना पड़ा। जूफई कहता है, ये सब जाने दो, तो तुम किस प्रकार का घर खरीदना चाहते हो, उसे ढूंढने के लिए क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं तुम्हें कुछ यहां पर रेफर कर दूंगा। बाय द वे यानमू, तुम्हारे फादर अभी उस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं ना, तो क्या उन्हें मेरे पास भेज दो। मैं उनसे 2 ईंट काम उठा लूंगा और हर महीने कुछ ज्यादा डॉलर भी दे दूंगा। कहीं और थकावट वाला काम करने से अच्छा है वो मेरे पास आ जाए। तुम्हें देखकर कि तुम कैसे पागल हो गए हो, तुम कितने बेचारे हो, ऐसे कैसे कपड़े पहनते हो, कुछ लोगों की मदद करना एक अच्छी बात है ना। ये बात करते हुए वो स्माइल करता है, उसे नीचा करने की कोशिश करता है और उसकी बेइज्जती भी करता है। ये सुनकर मेंग्याओ गुस्सा होकर कहती है, ऐसा मत समझो कि तुम्हारे पास थोड़े से पैसे क्या आ गए, तुम लोगों की डिग्निटी को ऐसे कैसे गिरा सकते हो। अंकल यैन अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, तुम उनसे ज्यादा कोई नोबल मैन नहीं हो। जुफे कहता है, मैं तो बस उनकी मदद करना चाहता था, मैं उनकी डिग्निटी को गिराना नहीं चाहता था, लेकिन हमें पता है कि उसकी नीयत कैसी है। चलो स्टोरी में चलते हैं। वो आगे कहता है, आफ्टर ऑल इस सोसाइटी में पैसा ही सबसे बड़ी चीज होता है। ये सुनकर मेंग्याओ और कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इस वक्त हमारा एमसी उसे रोक कर कहता है, जुफे, मैं तुम्हारे काइंडनेस के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन अगर तुम मेरी सच में बेइज्जती करने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे ब्लेम मत करना। जो कुछ भी होगा बाद में मैं वो भूल जाऊंगा कि तुम मेरे क्लासमेट रह चुके हो।
ये सुनते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। फिर वो एमसी के सामने आकर उसके ऊपर अपनी उंगली करते हुए कहता है, अच्छा, मैं तो बस तुम्हारे ऊपर काइंडनेस कर रहा था और तुम्हारी हेल्प भी कर रहा था, और तुम उसके बदले में मुझे सबक सिखाना चाहते हो? बताओ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। तभी उसके पास वो वर्कर औरत भी उसे नीचे नजरों से देखकर कहती है, तुम यहाँ पर कौन सा घर अफोर्ड कर सकते हो? तुम यहाँ पर बस बड़बड़ा रहे हो, तुम्हारी औकात भी नहीं है यहाँ पे खड़े रहने की। जुफई कहता है, क्या यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? इस जैसे बंदे को यहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंक दो। और वो उसे कोई गंदा सा कचरा समझकर उस पर थूकते हुए कहता है, इसके जैसे आदमी की वजह से यहाँ पर मेरा मूड खराब हो चुका है। मैं यहाँ पर देखकर खरीदने आया था। लेकिन वो और कुछ कहता, उससे पहले वहां पर एक बंदा आता है। वो एमसी से कहता है, मिस्टर यान, ये रहा आपका गोल्डन कार्ड हमारे बैंक का। एमसी उस कार्ड को लेते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, तुम्हें यहाँ पर आकर एक स्पेशल ट्रिप करनी पड़ी। वो बंदा कहता है, ये तो मेरे लिए एक प्लेजर की बात है कि मैं आपको सर्व कर रहा हूं। तभी वहां पर तमाशे और हंगामे की आवाज सुनकर उस डिपार्टमेंट की मैनेजर आ जाती है। वो कहती है, यहाँ पर क्या हंगामा हो रहा है अजिन? यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? ये सुनते ही वो औरत चिल्लाकर एमसी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, मैनेजर, ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ पर घर को अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी ये यहाँ पर हंगामा कर रहा है। इस वजह से हमारे दूसरे कस्टमर को परेशानी हो रही है। ये सुनकर एमसी जरा हंसते हुए अपना नया कार्ड दिखाता है और कहता है, अच्छा, तो मैं यहाँ पर इन सभी घरों को अफोर्ड नहीं कर सकता? तभी मैनेजर उस कार्ड को देखकर काफी हैरान हो जाती है और उसे डर से पसीना आ जाता है। वो तुरंत एमसी के सामने सिर झुकाते हुए कहती है, सर, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रबल खड़ी कर दी है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं पर्सनली सर्विस में हाजिर हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, आप मुझे बता सकते हैं। ये देखकर वो औरत काफी हैरान हो जाती है। वो और जोर से चिल्लाकर कहती है, मैनेजर, आप ये क्या कर रही हैं? ये आदमी हमारे ऑफिस में ट्रबल करने के लिए आया है। ये सुनते ही मैनेजर थोड़ा घबराते हुए कहती है, सर, मेरे स्टाफ को आपके बारे में मालूम नहीं है, तो आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए। तभी शूफी अपने घमंडी अंदाज में आगे जाकर मैनेजर को धमकाते हुए कहता है, मैनेजर यांग, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं? मैं यहाँ का बड़ा बिग कस्टमर हूं और मैंने यहाँ का एक बड़ा बिग घर खरीद लिया है। तो आप मुझे रिस्पेक्ट दिखाइए, इस बेकार आदमी को नहीं। आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गई? ये सुनकर उस डिपार्टमेंट की मैनेजर शूफे की तरफ एक सीरियस लुक के साथ कहती है, शूफेई, आपने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको सच में पता नहीं है कि जो आपके सामने खड़ा है मिस्टर यांग, उनके हाथों में जो गोल्डन कार्ड है, उसे देखकर भी आपको उसका मतलब नहीं पता। ये सुनकर शूफई एटीट्यूड के साथ इग्नोर करते हुए कहता है, अच्छा, उस बेकार आदमी के हाथों में जो कार्ड है वो तो असली कार्ड की एक कॉपी है। मैं भी उस बैंक का वीआईपी कस्टमर हूं। ये कहकर वो उस कार्ड को ठीक तरह से देखता है और तभी वो हैरान हो जाता है। वो अंदर से काफी डर जाता है। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे हाथों में तो ये स्पेशल वीआईपी कस्टमर का कार्ड है, ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? वो दोबारा चिल्लाकर कहता है, ये तुम्हारे पास नहीं हो सकता, क्या तुमने किसी का कार्ड चुराया है? लेकिन एमसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से घूमकर बाजू में रखे गए विला के मॉडल की तरफ जाने लगता है और अपने मन में कहता है, मुझे अभी भी याद है, यहाँ पर 2 ऐसे विला हुआ करते थे जो प्राइम एरिया के अंदर आते थे और कुछ सालों के बाद उन घरों के प्राइस आसमान तक चढ़ने वाले हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आगे जाकर मैं इसे डबल या ट्रिपल कमा सकता हूँ। तभी एमसी 2 विला को देखकर कहता है, वो दोनों विला, एक राइट की तरफ वाला और मिडिल वाला, उन दोनों का प्राइस कितना है? ये सुनते ही मैनेजर उन दोनों विला की तरफ देखकर कहती है, अच्छा, इन दोनों का प्राइस 10 मिलियन है और इन दोनों का प्राइस सेम ही है। ये सुनकर एमसी तुरंत अपना कार्ड उस विला के मॉडल पर रखते हुए कहता है, तो ठीक है, ये दोनों विला अभी से मेरे हैं। ये सुनकर मेंग्याओ पूरी तरह से शॉक हो जाती है और उसके साथ साथ उस औरत की भी पूरी तरह से पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। वो तुरंत एमसी के पास आकर अपनी बातों का मक्खन लगाते हुए वो कार्ड अपने हाथों में लेकर कहती है, तो ठीक है सर, मैं इसे अभी जाकर चेक करती हूँ। एमसी तुरंत सीरियस होकर कहता है, उस कार्ड को नीचे रखो। क्या मैंने तुम्हें कहा था कि उसे उठाने के लिए? मैं अपने 20 मिलियन के बिजनेस को किसी बेकार इंसानों के हाथों में नहीं देता और उसे छूने भी नहीं देता। तुम्हारे इस परफॉर्मेंस का असर मेरे ऊपर नहीं चलेगा, इसलिए मेरे सामने एक्टिंग मत करना। मैनेजर एमसी की बातों को पूरी तरह समझकर कहती है, ठीक है सर, मैं इस ट्रांजैक्शन को पर्सनली हैंडल करूंगी मिस्टर यान के लिए। और वो तुरंत उस औरत से कहती है, तो मैं कल से यहां आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो औरत पूरी तरह से घबरा जाती है। ये देखकर और समझकर शूफे भी अपनी पर्सनालिटी पूरी तरीके से बदलकर एमसी के करीब आता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, हम दोनों तो ओल्ड क्लासमेट है ना, तो इतनी मजाक तो चलती है, और मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो सब मेरी गलती थी, इसलिए उसके बदले क्या हम एक जगह जाकर आराम से ड्रिंक कर सकते हैं? तभी मैनेजर तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहती है, इन दोनों को यहां से फेंक दो। ये सुनकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड शूफे को पकड़कर उसे डिपार्टमेंट से बाहर फेंकने के लिए ले जाते हैं और मैनेजर कहती रहती है, तुम यहां पर पिटकर जाना नहीं चाहते हो तो तुम यहां से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन शूफे चिल्लाकर कहता है, ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? हम तो दोनों ओल्ड क्लासमेट रह चुके हैं ना, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को रोको।
ये सुनकर एमसी सांस छोड़ते हुए कहता है, लेकिन तुमने ही तो मैनेजर से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर मुझे यहाँ से धक्का मारने को कहा था ना शूफे। वो ये समझ जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, तुम्हारा बहुत हो चुका है, अभी बाहर निकलो। शूफे दोबारा चिल्लाकर कहता है, रुको ज़रा, मुझे उससे बात करनी है। तभी वहाँ एमसी अपने सिस्टम पैनल को देखकर कहता है, सिस्टम में ये कौन सा स्किल है? क्या इसमें लिखा है स्किल ऑफ लक? ये क्या है? इससे क्या मैं दूसरों का लक देख सकता हूँ? चलो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे एक्टिवेट कर दो। ये सुनते ही सिस्टम कहता है, द लकी होस्ट्स बेसिक स्किल अलाउज यू टू ऑब्जर्व द लेवल ऑफ लक ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट एज यू विश एंड द होस्ट कैन यूज द स्किल टू आइडेंटिफाई ट्रेजर्स। ये देखकर और सुनकर एमसी सोचता है, अच्छा, अगर मैं चाहूं तो मैं किसी का भी लक देख सकता हूं। ये तो दो स्किल्स प्रैक्टिकल है। तभी जूफई चिल्ला के कहता है, यानमू, तुम गुस्सा होने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो हम दोनों एक साथ मील पे जा सकते हैं। तभी एमसी अपना स्किल एक्टिवेट करता है और उसी वक्त जूफई को देखकर कहता है, तुम्हारे आसपास एक ब्लैक ऑरा है। इसका मतलब तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो। तुम मेरे पुराने क्लासमेट हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं, तुम्हें केयरफुल एक्ट करना चाहिए, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। अभी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। ये सुनकर जूफई गुस्सा होकर आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, डैम इट यानमुंग, तो क्या हुआ? तुम्हारे पास थोड़े से पैसे क्या आ गए? तुम बस एक भिखारी हो जिसके पास थोड़े से पैसे हैं। इतना कहकर सिक्योरिटी गार्ड उसे डिपार्टमेंट से बाहर लेके जाते हैं और दूसरी तरफ मैनेजर ने उस लेडी वर्कर को कही हुई बातें सुनकर वो औरत अपना सर नीचे रखते हुए मैनेजर से कहती है, मैम, मुझे मालूम है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्या प्लीज आप मुझे एक और चांस दे सकती हैं? मैनेजर कहती है, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम फाइनेंस ऑफिस जाओ और वहां पर अपनी सैलरी लेकर यहां से चली जाओ। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो कांपते हुए नीचे गिर जाती है और अपनी माफी की भीख मांगती है। वो कहती है, प्लीज आप मुझे एक और चांस दे दीजिए, मेरे फादर कई सालों से बीमार है, अगर मेरे पास जॉब नहीं रहेगी तो वो पक्का ही मर जाएंगे। ये सुनकर मैंग्याओ काफी उदास होकर कहती है, ब्रदर यानमू, ये कितनी ज्यादा बेचारी है। उसकी बातें सुनकर एमसी कहता है, क्या तुम इसे और एक चांस देने को कह रही हो? तो ठीक है, इसे और एक चांस देते हैं। मैनेजर एमसी की बात सुनकर कहती है, तो ठीक है, मैं मिस्टर यान के कहने पर तुम्हें और एक चांस देती हूं। ये सुनकर वो औरत काफ़ी खुश होकर कहती है, थैंक यू मिस्टर यान, आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, मैं अपना काम अच्छे तरीके से करूंगी। फिर एमसी मेंग्याओ की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है, मेंग्याओ के आसपास इसका लक इतना ज़्यादा गोल्डन है, इसका मतलब ये अपनी लाइफ में अच्छी कर रही है। तभी हम देखते हैं कि मेंग्याओ काफ़ी शर्माती है क्योंकि वो एमसी के काफ़ी पास खड़ी होती है और शर्म के मारे उसके गाल लाल हो जाते हैं। तभी वहां पर दो लेडीज खड़ी होती हैं और वे उन दोनों को देखकर हंसते हुए कहती हैं, ये कितना अच्छा और नाइस यंग मैन है, इसके साथ तो यंग जनरल भी है, लेकिन इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्यों ना हम आंटी में से कोई एक तुम्हारे लिए किसी को इंट्रोड्यूस करवा दें। दूसरी आंटी हंसते हुए कहती हैं, इस आंटी की डॉटर तुम्हारी एज की है, क्या उसे तुमसे मिलने को कह दूं? एमसी उनकी बातें सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है और थोड़ा हैरान भी हो जाता है। वो तुरंत मेंग्याओ को अपनी तरफ खींचकर वो कहता है, थैंक यू आंटी, आपने जो कुछ भी कहा, लेकिन ये रही मेरी गर्लफ्रेंड, मैं इसको लेकर आज एक विला खरीदने के लिए आया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी ने मेंग्याओ को अपनी तरफ खींचकर ये शब्द कहा। ये सुनकर और इस तरह की हरकत से वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है। साथ में वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाती है। एमसी धीरे आवाज़ में मेंग्याओ से कहता है, मैं इनके साथ कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ, इसलिए तुम मेरे इस नाटक में साथ दो। लेकिन ये सुनकर भी मेंग्याओ कुछ नहीं कहती, इसीलिए वो उसकी तरफ देखता है। उसे अपनी तरफ देखते हुए वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके छुपा लेती है। वो ज़्यादा घबरा जाती है। उसे देखकर और इस तरह की हरकत करते हुए एमसी कहता है, मेंग्याओ तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो, और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? मेंग्याओ धीमी आवाज़ में कहती है, मैं ठीक हूँ ब्रदर यानमू, कोई चिंता की बात नहीं है। तभी इस वक्त एमसी को एक कॉल आता है। कॉल देखते ही वो काफ़ी चिढ़ जाता है और उसका मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो फ़ोन कॉल फैंग युक्सवे का था। एमसी का ऐसा चेहरा देखकर मेंग्याओ कहती है, क्या हुआ ब्रदर यानमू, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं, क्या हुआ? तभी एमसी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज खोलकर देखता है। उस मैसेज में मिस फैंग युक्सवे ने लिखा होता है, मैं शेंगटियन होटल में हूँ, रूम नंबर 606 में, प्लीज़ मेरी मदद करो यानमू। ये देखकर और पढ़कर एमसी सोचता है, इसका क्या मतलब है? फैंग युशवे अपनी मर्जी से होटल में नहीं गई है, क्या उसे उस कमीने माडोंग ने? तभी मेंग्याओ कहती है, मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन अभी फैंग डेंजर में है, अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो तुम बाद में पछताओगे, इसलिए जाओ ब्रदर यानमू। एमसी थोड़ा सोचकर कहता है, मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही मैंग्याओ गुस्से में चिल्लाती है, ब्रदर यानमू, आप ही कैसी बकवास कर रहे हो?
सच में देर हो जाएगी अगर आप अभी नहीं गए तो। एमसी कहता है, लेकिन तुम्हारा क्या? मैंग्याओ कहती है, मैं ठीक हूं, मैं यहीं रुकती हूं, मैं आपका इंतजार करूंगी जब तक आप वापस नहीं आते। आप बस जल्दी जाइए और सिस्टर फैंग को बचाइए। ये सुनते ही एमसी तुरंत वहां से भागता है और भागते हुए कहता है, मैं अभी जाता हूं, तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। फिर सीन कट होता है, हम देखते हैं शेंगतियान होटल पर, रूम नंबर 606 का। वहां पर माडोंग फैंग युश्वे को लालची और गंदी नजरों से देखते हुए कहता है, इतनी पतली दिखती हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा हैवी माल निकली हो। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मटेरियल हो तुम। यहां पर फैंग युश्वे है जिसकी हालत काफी खराब है। फैंग कांपते हुए डर के साथ कहती है, मुझे हाथ मत लगाना, मेरे पास मत आना। लेकिन माडोंग जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्यों? मेरे पास पैसे हैं, पावर है, फिर भी तुम इतनी डिससैटिस्फाइड क्यों हो? तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें मेरे साथ इंट्रोड्यूस ही इसलिए करवाया था ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। फैंग घबरा कर बोलती है, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो रोने लगती है, लेकिन वो कमीना बूढ़ा आदमी नहीं रुकता। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, तुम ही ने कहा था कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो, तुम क्यों प्रिटेंड कर रही हो? ये सब नाटक किस लिए? ये कहते हो वो उसके कपड़े फाड़ने लगता है। फैंग डर के मारी चीखती है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वो रुकता नहीं। तभी रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। माडोंग चौंक कर पीछे देखता है और गुस्से में चिल्लाता है, कौन है उधर? इस टाइम मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत किसने की? तभी कमरे में एक आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में मोबाइल फोन है। चेहरे पर रोशनी पड़ते ही पता चलता है कि वो और कोई नहीं, एमसी है। खतरनाक सीरियस लुक में। माडोंग हैरान होकर कहता है, तू तू यहां क्या कर रहा है बच्चे? एमसी शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, नेवर माइंड, मैं यहां पर क्यों आया, कैसे आया, वो सब जाने दो। अभी तुमने जो भी कुछ किया मैंने उसे सब रिकॉर्ड कर लिया है। ये सुनकर माडोंग के पैरों से जमीन गायब हो जाती है। वो चिल्लाकर और काफी डरते हुए कहता है, किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? मुझे वो फोन दे दो। वो आगे बढ़कर एमसी से वो फोन छीनने आता है, लेकिन एमसी तुरंत उसके पेट में जोर से अपना घुटना मार देता है। मार खाते ही उसकी हालत खस्ताहाल हो जाती है। वो तुरंत नीचे गिर जाता है और उसी हालत में दर्द से कांपती आवाज में कहता है, लिटिल ब्रैट, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? अब मैं इस मोमेंट को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं किसी को बुलाऊंगा और तुझे दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूं। एमसी तुरंत उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है, जिस वजह से वो साइड में गिर जाता है। एमसी कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक से सुन नहीं पाया, क्या तुम दोबारा कह सकते हो? माडोंग चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा यह कोई अच्छी बात नहीं है। अगर तुमने मुझे और जोर से कुछ भी करने की कोशिश की तो कोई भी वुमन तेरी तरफ नहीं देखेगी, तू एक ट्रैश है। एमसी फिर से उसे जोर से लात मारने लगता है। इस वजह से माडोंग काफी डर जाता है। वो कहता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं गलत था, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरा प्यारा सा फेस टूट जाएगा। ये सुनकर एमसी रुक जाता है। तभी फैंग युक्शुए नशे की हालत में कहती है, मेरी बॉडी इतनी गर्म क्यों हो रही है यानमू? एमसी उसे इस हालत में देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्या फैंग युक्शुए को उस कमीने माडोंग ने ड्रग तो नहीं दिया जिस वजह से इसकी हालत ऐसी है? वो तुरंत उसे वहां से उठाकर ले जाता है। एमसी उससे कहता है, मैं तुम्हें बाथरूम में ले जा रहा हूं, तुम वहां नहा लो जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा, और उसे बाथरूम में बाथटब में बिठा देता है। फिर वो कहता है, मैं यहां से जा रहा हूं, अगर तुम्हें दोबारा किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। फिर वो बाथरूम से बाहर आता है। उसी समय का फायदा उठाकर माडोंग वहां से भागने की कोशिश करता है। वो अपने मन में सोचता है, ये साला लिटिल सन ऑफ बिच, इसे उस कमीनी फैंग युक्शुए नहीं बुलाया होगा। मैं देखता हूं तू कब तक फैंग को मुझसे बचा सकता है। जब वो भागने लगता है तो उसे एमसी देख लेता है। एमसी माडोंग के पिछवाड़े पर जोर से लात मार देता है और कहता है, मिस्टर मा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें ऐसे ही जाना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर माडोंग काफी डर जाता है और कांपते हुए कहता है, तूने मुझे फिर से मारा, लेकिन मैं तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, तो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एमसी शांत होकर लेकिन सीरियस लुक के साथ कहता है, क्या तुम भूल गए? तुम शुरुआत से यहां पर फैंग युक्शुए को कैसे लेकर आए, वो सब कुछ मैंने कैमरा से प्रूफ बनाकर अपने पास रखा है। अगर तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता तो तुम यहां से जा सकते हो। ये सुनते ही माडोंग काफी परेशान होकर और हैरान होकर चिल्लाकर गाली देते हुए कहता है, साले कमीने, तू क्या चाहता है, बता मुझे। एमसी उसे घूर कर कहता है, तेरे पास पैसे नहीं है क्या? पैसों का इस्तेमाल करके तू सिर्फ लड़की को खरीदना चाहता है। अगर तू ये सब कुछ जानता है तो ये मेरे पास तुम्हारा वीडियो है, वो बाहर ना निकले तो उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। पैसे निकाल, इतना भी बुरा दिन नहीं है। ये कहकर वो अपने मन में सोचता है, मुझे सर्वाइवल करने के लिए थोड़े बहुत पैसे तो काम ही देता है,
मैं इस मडोंग से क्या फर्क पड़ता है? ये साला कमीना ही है और बहुत बुरा भी है। ये पैसे उन लोगों के लिए है। अभी ये कौन से लोग की बात कर रहा हूं, ये हमें आगे कहानी में पता चल जाएगा। तभी ये सुनकर मडोंग गुस्सा होकर चिल्लाकर कहता है, तू उस घटिया फैंग के साथ मिलकर काम कर रहा है ना? तुम सिर्फ मुझसे पैसे लेना चाहते हो। एमसी कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? वेल, तुम डायरेक्ट मना ही कर रहे हो, तो बाद में पछताना मत जब कल कौन सी वीडियो वायरल होने वाली है। मडोंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हुए और इग्नोर करते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है इस सेंटियन होटल के मेंबर तेरी हर एक बात मान जाएंगे? मैं मैनेजर को कहकर कैमरे की फुटेज बदल दूंगा। मैं तेरी ट्रिक में फंसने वाला नहीं हूं। एमसी ये सुनकर अपने हाथों में एक लाल रंग का कार्ड दिखाते हुए कहता है, ओह ऐसी बात है, ये तो मैं भूल ही गया कि इस होटल का मैनेजर मेरा दोस्त है। ये कार्ड देखकर मडोंग का पसीना निकल जाता है। वो दोबारा चिल्लाकर कहता है, ये तो इमरजेंसी कार्ड है, तेरे पास कहां से आया? ये नहीं हो सकता। एमसी थोड़ा हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, तूने इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा है ना? इतना कहकर वो अपने मन में सोचता है, उसे मैनेजर का शुक्रिया कि वो मेरे साथ आ गई थी, उनकी वजह से मुझे ये कार्ड मिल गया। ये जिस मैनेजर की बात कर रहा है वो और कोई नहीं, वो उसी डिपार्टमेंट की मैनेजर है जहां पर एमसी घर देखने गया था। मडोंग थोड़ा घबराते हुए कहता है, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? क्या 5 मिलियन काफी होगा? फिर वो अपने मन में सोचता है, ये ब्रैट, अगर ये वीडियो और उसके साथ फोटोज बाहर आ गए तो मेरी बची कुची जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझे कुछ भी करके उस कमीने बच्चे से ये चीजें लेकर उन्हें खत्म करना होगा। एमसी कहता है, नहीं 5 मिलियन नहीं, 40 मिलियन चाहिए। तभी हमें एक खूबसूरत सीन दिखाई देता है जहां पर फैंग बाथरूम में नहा रही थी। नहाते वक्त वो अपने मन में कुछ सोचती है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता। ये देखकर कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा। चलो कहानी में देखते हैं। ये सुनकर मडोंग चिल्लाकर कहता है, क्या कहा तुमने? 40 मिलियन? मैं इतने सारे पैसे नहीं दे सकता। क्या मैं 30 मिलियन नहीं 10 मिलियन दे सकता हूं? एमसी कहता है, ठीक है, मुझे 30 मिलियन चाहिए और मुझे आशा है कि मिस्टर मा अपनी बात पर खरे उतरेंगे, नहीं तो ये फोटो और वीडियो कल वायरल हो जाएंगे। इसका आप ध्यान रखेंगे। तभी वहां पर फैंग नहाकर बाथरूम से बाहर आ जाती है। उसे देखकर मडोंग काफी डर जाता है। फैंग मडोंग को खतरनाक नजरों से देखती है और कहती है, लगता है मिस्टर मा यहां से अभी भी नहीं गए। लगता है उसके लिए 30 मिलियन काफी नहीं है। ये सुनकर मडोंग अपना टावल पकड़कर वहां से भागने लगता है और जाते हुए चिल्लाकर कहता है, लिटिल ब्रैट, ऐसा लगता है कि आज मैं अनलकी हूं। आज तो मेरे हाथों चढ़ गए, लेकिन तुम इंतजार करो और देखो बाद में मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा और इसका मैं हिसाब लूंगा तुमसे। फिर रूम में एमसी कहता है, फैंग क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर फैंग कहती है, हाँ मैं ठीक हूं यानमू, एंड थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। फिर एमसी कहता है, तो ठीक है, यहां का मेरा काम हो गया तो मैं अब चलता हूं। इतना कहकर वो रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन पीछे से फैंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, यानमू क्या सच में तुमने उस नेबुला ग्रुप में 15 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हो? ये सुनकर एमसी एक सीरियस लुक के साथ कहता है, क्या तुमने वहां पर खुद अपनी आंखों से नहीं देखा कि मैंने वहां पर सभी के सामने उस ग्रुप में इन्वेस्ट कर दिया और उसके साथ वहां पर पैसे भी ट्रांसफर कर दिए ना? तो अब तुम क्या कहना चाहती हो? फैंग कहती है, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए? वो एमसी को इमोशन करके उससे वो सब जानकारी निकालना चाहती थी, लेकिन एमसी पहले वाला इंसान नहीं था। अब वो पूरे तरीके से बदल चुका था। वो कहता है, क्या पैसा? क्या तुम्हारे लिए पैसे से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है? तुम्हारे लिए खुद की फीलिंग भी नहीं? मेरा हाथ क्यों पकड़ लेती हो? छोड़ो मेरा हाथ। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है और कहता है, अभी तुम सेफ हो तो तुम अपने घर जा सकती हो। इतना कहकर एमसी वहां से चला जाता है। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं ब्लू वाटर बेस सेल्स डिपार्टमेंट का। वहां पर मेंग्याओ एमसी का वहीं पर इंतजार कर रही थी। वो उस डिपार्टमेंट की मैनेजर के साथ कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी। तभी वहां पर एमसी आते ही उसे आवाज देता है, मेंग्याओ। ये सुनकर मेंग्याओ कहती है, ब्रदर यानमू, क्या वहां का मैटर रिजॉल्व हो गया? एमसी उसे देखते हुए कहता है, हाँ वो बात सॉल्व हो गई है। फिर वो मैनेजर यांग से कहता है, मैनेजर यांग आपका शुक्रिया, ये सब आपकी वजह से हो गया है। मैनेजर यांग कहती है, वो मैटर हमारे कंपनी के लिए काफी है और आप हमारे बड़े और मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर हो, तो हमें आपकी मदद करनी थी। एमसी मेंग्याओ के पास आकर उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम यहां पे ज्यादा ही डर गई हो? एमसी ने उसे वैसा दोबारा उसके सिर पर हाथ रखा। वो ज्यादा शर्माते हुए कहती है, हाँ थोड़ी सी, लेकिन मैनेजर यांग मेरे साथ यहीं पर हर वक्त थी, इस वजह से मुझे यहां पर कुछ भी परेशानी नहीं हुई। एमसी अपनी जेब से वो गोल्डन कार्ड निकालकर मैनेजर यांग को देता है और कहता है,
तो ठीक है, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूं और बाकी के जो भी प्रोसीजर्स हैं वो कल करेंगे। मैं तुम्हारे काम के लिए ज्यादा समय ले रहा हूं। तभी दूसरी तरफ का सीन में मेडोंग का ऑफिस को दिखाया जाता है। वहां पर मेडोंग अपने चमचों के साथ था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और ज्यादा दर्द में भी था। वो चिल्लाकर एमसी को गाली देते हुए कहता है, लेकिन फिर अपने चमचे से कहता है, साले कुत्ते कमीने, मुझे अच्छे से दवाई लगाओ वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो आदमी ये सुनते ही मलहम अच्छे से तरीके से लगाता है। वहां पर दूसरा आदमी कहता है, मिस्टर मा, आपको इतनी बुरी तरीके से किसने मारा? हमें आप बता सकते हैं, हम दोनों भाई उस बंदे को नहीं छोड़ेंगे। मडोंग कहता है, और कौन मारेगा? जिसने तुम लोगों को मारा था उसी ने मुझे मारा है। दूसरा आदमी कहता है, ये फिर से वही यानमू है। पिछली बार उसने हमको भी मारा था और अब मिस्टर मा आपको भी मार दिया। जब वो बंदा ये कह रहा था तब वो मडोंग को दवाई लगा रहा था। वो उसकी चोट पर जोर से दवाई लगाता है। मडोंग दर्द से चिल्लाता है, आह, ये बहुत दुख रहा है। वो कहता है, अभी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, पहले उस फैंग की फैमिली के ऊपर चेक करो और उन पर नजर रखो। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिरकार वो कमीनी फैंग अपनी फैमिली के बीच में किस प्रकार का गेम चला रही है, उस पर भी ध्यान रखो। फिर वो अपने मन में सोचता है, पूरे 30 मिलियन मुझे उस बच्चे को देने हैं तो मैं उस लड़की को उससे छीन लूंगा। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं फैंग फैमिली का सीन। वहां पर फैंग का फादर कहता है, पूरा 1 दिन हो चुका है, अभी तक फैंग घर वापस क्यों नहीं आई? फैंग की मदर कहती है, अगर तुम असली में बने हो तो तुम्हें अभी तक इसके बारे में पता चल जाना चाहिए था। ये तो अच्छी बात है कि वो अभी तक वापस नहीं आई। इसका मतलब मिस्टर मा की अटेंशन उसके ऊपर पड़ चुकी है और फैंग आज रात उसके साथ ही रहने वाली है। तभी फैंग दरवाजा खोलकर आती है। वो कहती है, मैं घर वापस आ गई हूं। तभी उसके सामने उसकी मम्मी भाग कर आती है और कहती है, शाओशुए, तुम कैसी हो? और मिस्टर मा, तुम्हें घर आने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। मुझे लगा था कि तुम आज रात वापस भी नहीं आओगी, क्या हुआ? फैंग कहती है, नहीं, मेरी ऐसी कोई डील नहीं हुई उसके साथ। ये सुनकर फैंग की मदर कहती है, क्या? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर फैंग रोने लगती है। फिर वो कहती है, मॉम, मैंने मडोंग के साथ पूरी रात ड्रिंक करी। उसने वाइन के अंदर ड्रग मिला दिए और बाद में वो मुझे होटल में ले गया। ऑलमोस्ट मेरे साथ कुछ हो ही जाता, तभी यानमू वहां आकर मुझे बचा लिया। ये सुनकर फैंग का फादर खड़ा होकर चिल्लाकर कहता है, क्या कहा? यानमू? उसने तो पहले ही तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है। वो दोबारा तुम्हारे लिए ट्रबल खड़ी करने आया है। अभी उसे तुमसे क्या चाहिए? ये सुनकर फैंग अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, यानमू पूरे तरीके से बदल चुका है। वो कल पार्टी में आया था, वहां पर एक कंपनी में उसने खूब सारे $1 मिलियन को इन्वेस्ट कर दिया है। मैंने तो ये भी सुना है कि उसने एक रियल एस्टेट कंपनी भी खरीद ली है। ये सुनकर फैंग की मदर काफी चौंक जाती है और वो इसके बारे में सोचकर काफी खुश होकर कहती है, ऐसा लगता है कि यानमू तो बहुत ज्यादा ही डेवलप्ड हो चुका है। हम उसे नहीं छोड़ सकते, उसे जैसे अच्छे सन इन लॉ को जाने भी नहीं दे सकते। फैंग कहती है, मॉम, मैंने यानमू के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है। ये सुनकर फैंग की मदर काफी हैरान हो जाती है। वो तुरंत फैंग को पकड़कर कहती है, सिली गर्ल, मैंने तुम्हें ये करने को नहीं कहा था ना? अभी उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं एक नेट कैफे का। वहां पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। उन्हीं में से एक बंदा और कोई नहीं, फैंग का ब्रदर होता है। उसके पास एक बंदा आकर कहता है, यो डूड, तुम इसके अंदर अच्छे हो। तुम प्रो तो नहीं हो, लेकिन तुम तो इसके अंदर बहुत अच्छे हो। क्या तुम प्रो हो? ये सुनकर फैंग का ब्रदर कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस मजे से खेलता हूं। मुझे कहां प्रोफेसर के साथ कंपेयर कर रहे हो? वो बंदा कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा लेवल पहले से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुका है। क्या ख्याल है हम मिलकर दोनों गेम खेलते हैं? फैंग का ब्रदर कहता है, नहीं, अभी नहीं, बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना है। तभी उसके पीछे दूसरा बंदा आ जाता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें आधे दिन से देख रहा हूं ब्रदर, तुम बहुत ज्यादा बढ़िया हो। अगर किसी टूर्नामेंट में तुम पार्टिसिपेट करो तो तुम बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। पहला बंदा कहता है, तुम बस ऐसे ही खेलना, क्या फायदा उसका? क्यों ना हम भी कंपीट करें और जो जीते वो हारने वाले से डैड कहेगा। फैंग का ब्रदर ये सुनकर काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो बेट खेलने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, ठीक है, चलो खेलते हैं। फिर 2 घंटे बीत जाते हैं। हम देखते हैं फैंग का ब्रदर काफी बुरी तरीके से हार जाता है। वो गुंडा हंसते हुए कहता है, कोई नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, तुम अपने दिमाग को शांत करो। दूसरा गुंडा कहता है, बड़ी, अब तुम यहां से जा सकते हो और तुम्हें ऑनेस्ट रहना है। ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। दूसरा गुंडा उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो उस हाथ को गुस्से से झटककर चिल्लाकर कहता है, साइड हट जाओ, क्या कह रहे हो? तुम मेरे रास्ते से हटो। और वो अपने मन में कहता है, मेरा कितना ज्यादा आज का दिन बैड लक है। आज मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पैसे भी मांग रही थी और अभी ये मुझे 2 गुंडे यहां पर परेशान कर रहे हैं। फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर कुछ गुंडे उसके रास्ते रोक देते हैं। पहला वाला गुंडा पीछे से कहता है,
रूल्स को तुम उसे डिसोबे करने जाना चाहते हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। फिर फैंग का ब्रदर को वो लोग मारने लगते हैं। फिर सीन बदलता है। वहां पर एमसी को दिखाया जाता है। एमसी अपने सिस्टम स्क्रीन को देखकर कहता है, मुझे लग रहा है ये सिस्टम मुझे स्कैन कर रहा है। वो लगातार मुझे मेरे सर्वाइवल पॉइंट्स छीन रहा है। आज मैंने घर खरीद लिया है, उसके बदले में मुझे एक सर्वाइवल पॉइंट मिला था, लेकिन इस सिस्टम के बच्चे ने वो भी छीन लिया। तभी सिस्टम कहता है, वो इसलिए क्योंकि सिस्टम को अपडेट करने में 1 पॉइंट लग गया। ये सुनकर एमसी अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, आगे का सिस्टम अपडेट करने में मेरे कितने सारे पॉइंट्स लगने वाले हैं। सिस्टम कहता है, द अपीयरेंस ऑफ द होस्ट, द अपग्रेड इज डिटर्मिन्ड बाय द होस्ट आइडिया, हाउएवर द अपग्रेडेड सिस्टम हैज एन एंटिटी, प्लीज पे अटेंशन टू द होस्ट्स ओन थॉट्स। ये सुनकर एमसी कहता है, क्या मैं अपनी सोच के आधार पर निर्णय लूंगा? वो गहरी सोच में था। तभी उसका फोन बजता है। उस फोन को देखकर उसका मूड और खराब हो जाता है। वो कहता है, आखिर फैंग मुझे दोबारा फोन क्यों कर रही है? फोन बार बार बजता रहता है, जिस वजह से एमसी काफी चिढ़ जाता है। फिर वो फाइनली फोन उठाता है और कहता है, हेलो। और दूसरी तरफ फैंग की मदर बोलती है, यानमू, मैं तुम्हारी आंटी बोल रही हूं, तुम मैं कुछ कहना चाहती हूं। ये सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है, ये फैमिली अब मुझसे क्या चाहती है? वो फोन को नीचे पास में रख देता है। फैंग की मदर कहती है, तुम हमेशा से फैंग के साथ शादी करना चाहते थे ना, और ये कोई इम्पॉसिबल चीज थोड़ी है। लेकिन हमारी फैमिली की 2 कंडीशन है। पहली, तुम्हारे पास जितने भी बैंक कार्ड हैं वो सभी हमें देने होंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे ही तुम फैंग फैमिली के अंदर एंटर करोगे, तुम इमीडिएटली फैंग फैमिली के हो जाओगे। जब कभी फैंग फैमिली को जरूरत, परेशानी या जो कुछ भी हो, उसे तुम किसी भी हालत में पूरा करोगे और हल करोगे। इन दोनों कंडीशन को अग्री करते हो तो तुम फैंग के साथ शादी कर सकते हो। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ये सुनकर एमसी का सब्र का बांध टूट जाता है। वो एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं। ये सुनकर फैंग की मदर काफी खुश हो जाती हैं। आप बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? फिर एमसी जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम लोग मुझे तंग करना बंद करो और परेशान करना बंद करो। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। यहां पर एमसी उस ब्लू वाटर सेल्स डिपार्टमेंट में आया था। वहां पर एमसी और मिंग याओ उस मैनेजर से बात कर रहे थे। मैनेजर एमसी को कुछ डॉक्यूमेंट पेपर देते हुए कहती है, मिस्टर यान, ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर, सब कुछ तैयार हो चुका है। लेकिन एमसी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे देखकर मिंग याओ कहती है, ब्रदर यानमू, क्या हुआ? मैनेजर यांग यहां कब से खड़ी है और आप उसे इग्नोर कर रहे हो? ये सुनकर एमसी अपनी सूट से बाहर आता है। वो माफी के अंदाज में डॉक्यूमेंट लेते हुए कहता है, सॉरी मैनेजर, मैं आपकी बात पर ध्यान नहीं दे पाया। मैनेजर मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं मिस्टर यान, क्या आप इस डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहेंगे? एमसी कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और इस डॉक्यूमेंट के लिए थैंक यू। मैनेजर यांग कहती है, वेलकम मिस्टर यान, अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर वो दोनों उस डिपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों जियांगचिंग सिटी स्ट्रीट पर आ जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में फैंग यूजवे दिखाई देती है। उसे देखते हुए मिंग याओ कहती है, ये फैंग यूजवे है। ये आवाज सुनकर फैंग उन दोनों को देख लेती है और उनके पास आकर कहती है, यानमू, तुम तो सच में यहां पर हो। एमसी कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? फिर वो अपने मन में सोचता है, मैंने तो उससे साफ साफ सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन ये फैंग फैमिली अभी क्यों नहीं हार मान रही है? तभी फैंग कहती है, मेरा भाई श्याओयू, उसे किसी ने इंजर कर दिया है। वो नेट कैफे गया था और जिन लोगों ने उसे मारा है वे हमसे 5 लाख मांग रहे हैं उसे छोड़ने के लिए। एमसी उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, इससे मेरा क्या? तुम्हारे भाई की ट्रबल से मेरा लेना देना नहीं है, वो मेरा बिजनेस नहीं है। ये सुनकर फैंग काफी परेशान हो जाती है। वो तभी एमसी का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, यानमू, हम होटल पर जा सकते हैं। पहले तुम मेरे साथ जाना चाहते थे, तब तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब मैं अग्री कर रही हूं। ये सुनकर तुरंत एमसी अपना हाथ छुड़ा लेता है। वो सीरियस होकर कहता है, मुझे वो फैंग पसंद थी जिसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मालूम थी, जो अपनी खुद की लाइन को क्रॉस नहीं करती थी। और जो फैंग मेरे सामने खड़ी है वो कुछ पैसों के खातिर अपनी बॉडी को बेच रही है। फैंग उसकी बातें सुनकर रोने लगती है। वो कहती है, लेकिन श्यायू, वो अभी भी इंटरनेट कैफे के अंदर है और हमारी फैमिली इतने सारे पैसे नहीं दे सकती, तो इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। इससे एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करके कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। आगे से मेरा तुम्हारी फैंग फैमिली से फ्यूचर में कुछ भी लेना देना नहीं है और मुझे आगे जाकर तंग मत करना। फैंग कहती है, लेकिन वो मेरी फैमिली है और मैं सिर्फ तुम्हें ही जानती हूं। ये सुनकर एमसी वहां से मुड़कर जाने लगता है। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे साथ दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। फिर वो वहां से चला जाता है। तभी पीछे से मिंग याओ कहती है, ब्रदर यानमू, क्या आप सच में उसकी मदद नहीं करेंगे? सिस्टर फैंग यूजवे कितनी ज्यादा उदास और परेशान लग रही थी। लेकिन एमसी सीरियस होकर चलता रहता है। वो कहता है, नहीं, उस फैंग के साथ यानमू का क्या लेना देना है। मिंग याओ वहीं पर रुक जाती है। वो कहती है, आप तो पहले से ज्यादा कोल्ड और सीरियस हार्ट पर्सन बन गए हैं
और मुझे नहीं मालूम आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन क्या ये सच है कि आपका जो रिश्ता लंबा और प्यार भरा था वो ऐसे ही खत्म हो गया? ये सुनकर एमसी कहता है, ये सब रिश्ते मेरी लाइफ में खत्म हो गए हैं। फिर वो अपने मन में कहता है, फैंग यूज हुए मेरे ऑप्शन से बाहर निकल चुकी है, लेकिन वो 2 दिनों से ज्यादा ही ट्रबल में आ चुकी है। अभी मैं उस चीज को भूल जाता हूँ। फिर वो मिंग्याओ से कहता है, मिंग्याओ तुम अभी घर जाओ, मैं पहले उस नेट कैफे की तरफ जाता हूँ। मिंग्याओ कहती है, तुम्हें संभल कर रहना होगा। फिर वो वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, टाइगर अपनी ताकत नहीं दिखाई, लेकिन वो बस तो बिल्ली के बच्चे हैं, तुम लोग मेरा इंतजार करो। फिर सीन बदलकर इंटरनेट कैफे का दिखाया जाता है। वहां पर माँ डोंग के चमचे फैंग के भाई को अभी भी मार रहे थे। पहले वाला गुंडा उसके बाल पकड़कर कहता है, तू तो बड़ा अमेजिंग है, तूने मेरे भाई को मारा, तो मेरे पैसे कहाँ हैं? फैंग का भाई कहता है, ये सब कुछ तुमने किया है, तुमने मुझे फंसाया है। ये सुनकर वो गुंडा जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, हमने सारी रात तुम्हें इतना पीटने के बाद तुम्हें अभी फाइनली समझ में आया है। फिर पहले वाला गुंडा अपना चाकू निकालकर कहता है, साले तुझे किसने कहा था मिस्टर माँ को प्रवोक करने को? अगर पैसे नहीं देता तो मैं तेरी उंगलियों को काटकर तेरे घर भेज दूंगा। तभी हम देखते हैं वहां पर एक बंदा नेट कैफे के दरवाजे पर रास्ता लुकते हुए बैठा था। तभी वहां पर एमसी आ जाता है। उसे देखकर वो कहता है, तू कौन है? आज इंटरनेट कैफे बंद है। लेकिन एमसी वहां पर रुकता नहीं, जिस वजह से वो गुंडा काफी गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, कल आना साले, तूने सुना नहीं? मैंने तुम्हें कहा ना आज बंद है, चलो निकलो। और कुछ कहता उससे पहले ही एमसी उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मार देता है और कहता है, मेरे रास्ते से हट जा। एमसी का मार खाने के बाद वो दूर जाकर जमीन पर गिरता है। उसके मुंह से खून निकल आता है। फिर एमसी उस कैफे में जाता है। उसे वहां पर देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। एमसी को देखकर चाकू वाला गुंडा कहता है, क्या यान मू, ये यहां पर क्या कर रहा है? एमसी को उन सारे लोगों को देखकर अपने हाथ में एक लाल कलर का पिल अपनी जेब से निकालता है। फिर वो कहता है, यहां पर कई सारे लोग हैं, तो इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर वो उसे पिल को खा जाता है। तभी सिस्टम कहता है, तुम्हारे स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना वो सब बढ़ चुका है। और उसके साथ उसके शरीर से रेड कलर का ऑरा निकल रहा था। फिर वो उन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है, मैंने सिस्टम स्टोर से 3 सर्वाइवल पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उस स्ट्रेंथ पिल को खरीद लिया, और अभी उस पिल को खाने के बाद मेरा पावर इतना बढ़ गया कि मैं इन सभी को कुत्तों को अच्छे तरीके से धो दूंगा। फिर एमसी को वहां पर देखकर फैंग का भाई कहता है, यन्मू तुम्हें पक्का ही मेरी बहन ने फोन किया होगा, चलो पैसे लेकर आओ, इन गुंडों को दे दो, वहां पर क्यों खड़े हो? ये सुनकर वो चाकू वाला गुंडा कहता है, यन्मू तुम्हें हमारे वो 500,000 भी देने हैं, और अभी के उन सभी को मिलाकर तुम्हें पूरे 1 मिलियन देने हैं, फिर मैं तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये सुनकर एमसी कहता है, क्या कहा? मैं पैसे दे दूं? और किस बात पर? ये सुनकर फैंग का भाई चिल्लाकर कहता है, यहां पर तुम मुझसे मजाक मत करो, तभी तो कहूं मेरी पूरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम इतनी ज्यादा घटिया हो, जल्दी करो पैसे लेकर आओ। ये सुनने के बाद एमसी पूरी तरीके से एक खतरनाक ओरा से और खतरनाक नजरों से उन सभी को देखता है, और उसके साथ फैंग के भाई को भी देखता है। वो कहता है, इस कुत्ते ने मुझे इस तरीके से ऑर्डर कैसे दे सकता है? साले कुत्ते, दोबारा एक बार कहने की कोशिश कर। फिर चाकू वाला बंदा उसे ऐसी अजीब तरीके से आगे बढ़ते हुए देखकर कहता है, तुम आगे मत आना, वहीं पर खड़ा रह। नहीं तो उससे पहले वो कुछ कहता, एमसी उसे एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर लगा देता है, जिस वजह से वो पीछे दूर फेंक जाता है। ये देखकर बाकी के 3 बंदे एमसी के सामने आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। जो गुंडा एमसी से मार खाया है वो धीरे धीरे उठकर अपनी जेब से फोन निकालकर मिस्टर माँ को फोन लगाकर कहता है, मिस्टर माँ यहां पर यान मू आया है। और दूसरी तरफ उन सभी गुंडों को एमसी गाजर मूली को छीलने जैसा आसानी तरीके से सभी को धो रहा था। उसे देखकर फैंग का भाई डर से कांप जाता है। वो अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये फाइटिंग के अंदर इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है? फिर वो हंसते हुए दोबारा मन में सोचता है, इसका मतलब तुम्हें इनको पैसे देने की जरूरत नहीं, वो सारे के सारे पैसे 500,000 मेरे हो जाएंगे। फिर वो खड़ा होकर एमसी से कहता है, तुम पहले वहां पर क्या कर रहे थे? तुम कितने अच्छे तरीके से फाइट करना जानते हो, तो तुम पहले क्यों नहीं आए? मैं इतना मार नहीं खाता। तुम्हारी वजह से मैं अपनी मॉम के पास जाकर बताऊंगा, फिर वो तुम्हें सबक सिखाएंगी। और अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मेरी फैमिली तुम्हारी साथ ये करे, तो अभी के अभी मेरे सामने आकर अपने घुटनों पर आकर मुझे माफी मांगो, और जो पैसे तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। ये सुनकर एमसी उन सभी को मारते हुए रुकता है और गुस्से से उसे घूर कर देखकर कहता है, मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर आकर माफी मांगू और तुम्हें मेरे पैसे दे दूं? फैंग का भाई उसे देखकर कहता है, हाँ, नहीं तो मैं अपनी सिस्टर को किसी दूसरे आदमी के साथ। इससे पहले वो कुछ कहता, एमसी उसके पास आकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मार देता है।
और उसके साथ कहता है, अगर तू घर नहीं जाना चाहता तो तेरी ऐसी इच्छा है, तू यहीं पर पड़ा रह। अगर तेरी बहन मुझे भीख नहीं मांगती तो मैं यहां पर नहीं आता। और वो वहां से जाने लगता है। तभी उसका रास्ता रोकने के लिए वहां पर मडोंग अपने गुंडों के साथ आता है और कहता है, तुम यानमो, तुम कहां जा रहे हो? एमसी उसे देखकर कहता है, मडोंग? फिर मडोंग चिल्लाकर कहता है, अपने अपने हथियार ले लो और इसको खत्म कर दो और तुम्हें तुम्हारे पैसे दुगना करके मिल जाएंगे। फिर वो अपने मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, अगर मैं फैंग के फैमिली को कुछ करूंगा तो ये बच्चा उन्हें बचाने के लिए भाग कर आएगा। फिर मडोंग के ऑर्डर सुनकर उसके चमचे एमसी को मारने के लिए आ जाते हैं। एमसी उन सभी का हमला डॉज करते हुए अपने मन में कहता है, यहां पर इतने सारे लोग हैं, अगर मैं यहां से भाग नहीं सकता तो मैं यहां पर पक्का मर जाऊंगा। तभी सिस्टम वहां पर आकर कहता है, होस्ट की रिक्वेस्ट की वजह से सिस्टम लेवल 7 एजिलिटी पिल निकली है। ये देखकर एमसी कहता है, क्या हो रहा है? सिस्टम में ऐसे कैसे पिल निकाल कर दे दिया मुझे? लेकिन वो कुछ और कहता, वो तुरंत उस पिल को खा जाता है। फिर उन सभी के साथ फाइट करता है। ये देखकर मडोंग चिल्लाकर कहता है, एमसी फाइट करने की कोशिश कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तू फाइट करे या ना करे, तू इन सभी को नहीं हरा सकता। लेकिन इस वक्त एमसी उसके पीछे आ जाता है। मडोंग उसे अपने पीछे अचानक से देखकर काफी घबरा जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम्हारे साथ क्या? तुम इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गए? और वो सारे गुंडे कहां पर गए? इतना कहते ही वो घूमकर पीछे देखता है। वो देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर उन गुंडों के ढेर लगे हुए हैं। उसे देखकर वो चिल्लाकर कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तभी एमसी उसके पीछे से अपना लात मार देता है, जिस वजह से वो आगे जाकर गिर पड़ता है। फिर उसके चेहरे पर एमसी अपना पैर रखते हुए और खतरनाक ऑरा के साथ कहता है, मिस्टर मा, मैंने सुना है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते हो। और यहीं पर है एपिसोड और ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर और उस वीडियो पर जानेंगे आगे क्या होगा।